नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। इसकी वार्निंग ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन में खुफिया एजेंसी की प्रमुख ने कहा कि पुतिन का बदला बहुत खतरनाक होने जा रहा है। जेलेंस्की ने जब से पुतिन की पनडुब्बी पर ड्रोन से अटैक किया है, यूक्रेन की युद्ध विराम करने वाले सभी दावे एक झटके में खारिज कर दिए गए हैं। सवाल यह है कि पुतिन कहां और किस तरह बदला लेंगे। इस हमले को जेलेंस्की का डेथ वारंट कहा जा रहा है। जेलेंस्की ने पुतिन के उस हथियार के पर खच्चे उड़ाने का दावा किया है जिसे पुतिन ने अपनी जवानी में रूस की सबसे बड़ी ताकत बनते हुए देखा, जिसे चीन ने कॉपी करने का सपना देखा, जो भारतीय नौसेना की भी बड़ी ताकत है। ठीक वैसी ही पनडुब्बी को जेलेंस्की के खुफिया लड़ाकों ने फोड़ डाला है। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए, ये धमाका देखिए। यह है रूस का नोवरोसिस्क अड्डा। यहां खड़े हैं रशियन नेवी के कई जहाज। सबको स्कैन किया जाता है। हरे रंग में आप टारगेट को देख सकते हैं, लेकिन यूक्रेन का टारगेट बनती है रूस की किलो क्लास की सबमरीन। यह है एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। जेलेंस्की के खुफिया लड़ाके हमला करते हैं और फिर नोवरोसिस्क अड्डे पर होता है बड़ा धमाका। नक्शे में इसकी लोकेशन देखिए। नोवरोसिस्क रूस की ब्लैक सी फ्लीट का एक बड़ा अड्डा है। यूक्रेन का दावा है कि यहां पर उसने रूस की एक किलो क्लास की पनडुब्बी को तबाह कर दिया है। यह जगह यूक्रेन के ओदेसा से करीब 450 किलोमीटर दूर है और यहां तक हमले का मतलब है कि सबमरीन उड़ाकर रूस की नौसेना को जेलेंस्की ने बहुत बड़ा झटका दिया है। सवाल है कि क्या जेलेंस्की के मुंह पर युद्ध विराम है और बगल में बम है? यानी एक तरफ वो युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुतिन को घायल करने के लिए हर वार करने को तैयार है और लगातार कर भी रहे हैं। पुतिन को पनडुब्बियों से बहुत प्यार है। वो हर पनडुब्बी को लॉन्च किए जाने के दौरान जरूर पहुंचते हैं। वो जानते हैं कि रूस की असली ताकत उसकी पनडुब्बियां हैं और पुतिन की इस पावर का जवाब ना अमेरिका के पास है ना ही नेटो के पास। पनडुब्बी वाली पावर ही है जो रूस को सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च करने की ताकत देती है। रूस की एक परमाणु पनडुब्बी से उसकी बुलावा मिसाइल लॉन्च होते हुए देखिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि पुतिन की फायर पावर उनकी पनडुब्बियों में छिपी है और उनकी नौसेना भी ऐसी ताकत समेटे हुए है जिसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि रूस की पनडुब्बी उड़ाकर पुतिन को बहुत गहरे जख्म देने की कोशिश की गई है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने कहा है कि रूस की 1 किलो क्लीस की पनडुब्बी पर हमला किया गया है। हमले में सी बेबी ड्रोन का इस्तेमाल किया है जो अंडर वाटर ड्रोन है, यानी टॉर्पीडो जैसा अटैक करता है। और सी बेबी ड्रोन ने ही नोवरोसिस्क में किलो क्लास की पनडुब्बी को फोड़ डाला है। Голова служби Василь Малюк рік тому започаткував саме ідею створення на основі безпілотних безекіпажних платформ Сі-Бебі, саме знищувачів морських надводних дронів. अब
समंदर में जेलेंस्की के बड़े बड़े हमले देखिए, जिसकी वजह से पुतिन के जहाजों का खूब खून बहा है। यूक्रेन की नेवी तो पहले ही करीब करीब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी सुसाइड बोट और अंडर वाटर ड्रोन अब पुतिन को ऐसे धमाकों का तनाव दे रहे हैं। काला सागर में रूस के जहाजों को चुन चुन कर मारना चाहते हैं जेलेंस्की। यूक्रेन ने पुतिन की कौन सी पनडुब्बी उड़ाने का दावा किया है, अब उसके बारे में जान लीजिए। आपको पुतिन का नुकसान भी बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा। यह है किलो क्लास की पनडुब्बी, जो रूस की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, यानी परमाणु पावर से नहीं चलती बल्कि डीजल जनरेटर से चलती है। पनडुब्बी में लगे इंजन बिजली पैदा करते हैं और इसी बिजली से पनडुब्बी की मोटर चलती है। परमाणु पनडुब्बी के मुकाबले ये ज्यादा खामोश होती है, लेकिन जल्दी जल्दी सतह पर आकर अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। रूस ने ऐसी कुल 70 पनडुब्बियां बनाई। अभी रूस के पास ऐसी करीब 12 पनडुब्बियां हैं, जबकि कई देश जिसमें भारत और चीन भी हैं, ऐसी पनडुब्बियों से लैस हैं। अभी ऐसी पनडुब्बी रूस की पैसिफिक यानी प्रशांत सागर फ्लीट, उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी फ्लीट और काला सागर के बेड़े में तैनात है। ये कालिब्र क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकती है और इसी पनडुब्बी से लगातार यूक्रेन पर हमले भी किए जाते रहे हैं। हाल के महीनों में ऐसे ही मिसाइल के हमलों से यूक्रेन में पावर ग्रिड को रूस लगातार तबाह कर रहा है। यूक्रेन की नौसेना ने पनडुब्बी पर हुए हमले को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया है। हालांकि रूस ने कहा है कि हमला फेल हुआ, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अटैक ऐसा किया गया है जिसके बाद पनडुब्बी की मरम्मत करना मुश्किल होगा। मुंह पर युद्ध विराम और बगल में बम लेकर घूम रहे जेलेंस्की अब दावा कर रहे हैं कि दुनिया में पहली बार किसी अंडर वाटर ड्रोन ने किसी पनडुब्बी को तबाह किया है। रूस के नोवोरोसिस्क अड्डे पर पनडुब्बी को उड़ाकर जेलेंस्की ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जेलेंस्की के इरादे बता रहे हैं कि युद्ध विराम तो सतही बातें हैं, असली एजेंडा ऐसा युद्ध है जिससे रूस का ज्यादा से ज्यादा खून बहाया जा सके और यूक्रेन इससे पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे ट्रंप कुछ भी करने के लिए मजबूर क्यों न करें। बर्लिन में व्लादिमीर जेलेंस्की की ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ 2 राउंड की बातचीत हुई। 14 दिसंबर को पहला दौर 5 घंटे तक चला, जबकि 15 दिसंबर को दूसरे दौर में 2 घंटे की बात हुई। जेलेंस्की ने कहा है कि ये बातचीत काफी ठीक ठाक रही है। इस बैठक में ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मौजूद रहे, लेकिन जब ये बैठक चल रही थी तब नोवरोसिस्क में पुतिन की पनडुब्बी उड़ाने की तैयारी भी चल रही थी। बर्लिन में बैठक को लेकर जेलेंस्की ने कहा है कि वो नाटो की सदस्यता न लेने के लिए राजी है, बस उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिल जाए। जेलेंस्की का नाटो से मुंह फेरना एक बड़ा सिग्नल है। रूस ने 2022 में जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब यूक्रेन की यही कोशिश युद्ध की वजह बताई गई थी। जेलेंस्की ने कहा है कि डॉनबास को लेकर वो जरा भी समझौता नहीं करेंगे। जेलेंस्की ने 1 इंच जमीन पुतिन को देने से इनकार कर दिया है। इस वक्त यूक्रेन की करीब 20 से 22% जमीन पर रूस का कब्जा है। डॉनबास का ये इलाका पूर्वी यूक्रेन कहा जाता है और यहाँ रशियन भाषी लोगों की तादाद ज्यादा है। हालांकि नोवरोसिस्क में हुआ हमला बता रहा है कि जेलेंस्की सुलह करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनके खुफिया लड़ाके ऐसे कई हमले कर चुके हैं। यही वजह है कि पुतिन को क्राइमिया में सेवेस्तोपोल बंदरगाह से अपने कई जहाज हटाकर नोवरोसिस्क ले जाने पड़े। बताया जा रहा है कि जिस पनडुब्बी पर हमला किया गया है वो भी पहले क्राइमिया प्रायद्वीप पर तैनात थी, लेकिन बाद में उसे नोवरोसिस्क भेज दिया गया था। रूस की नेवी और उसके मालवाहक जहाजों पर जेलेंस्की के हमले देखकर पुतिन भी भड़के और वो कह चुके हैं कि अब इसका खामियाजा जेलेंस्की को भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन के सिर्फ अंडर वाटर ड्रोन ही अटैक नहीं कर रहे, यूक्रेन के ड्रोन ने रूस पर बहुत लंबी दूरी का हमला भी किया है। यूक्रेन के ड्रोन के कैस्पियन सागर में तेल निकालने वाले प्लेटफॉर्म यानी एक ऑयल रिग पर अटैक किया। एक हफ्ते में ये तीसरा हमला बताया जा रहा है। यूक्रेन से कैस्पियन सागर की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है। जेलेंस्की का युद्ध इस वक्त यूक्रेन के मूड के हिसाब से भी चल रहा है, ऐसा कुछ पोल रिजल्ट दावा कर रहे हैं। Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством. यूक्रेन में किए गए एक पोल में 75% लोगों ने कहा कि डॉनबास रूस को नहीं देना चाहिए। कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के इस पोल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के इस पोल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 63% लोगों ने कहा कि जब तक युद्ध मुमकिन है लड़ते रहना चाहिए। हालांकि दूसरा सच ये भी है कि यूक्रेन को लड़ने के लिए सैनिक नहीं मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की का युद्ध बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। साथ में उन पर अमेरिका का दबाव भी है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की डॉनबास पुतिन के हवाले कर दें, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना ने पूरा दम लगा दिया है। रूस में भी यूक्रेन के ड्रोन अटैक बढ़ते जा रहे हैं। रूस के बेलगरद एक बिजली के प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन की तरफ से उसके 12 इलाकों पर ड्रोन लॉन्च किए। इस दौरान 146 ड्रोन को मार गिराया गया। ऐसे में यूक्रेन और रूस की जंग नहीं थमेगी, इसकी नई गारंटी अब ज़ेलेंस्की की तरफ से दी गई है। वैसे इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि पुतिन की तरफ से इस हमले का जवाब आने वाला होगा, जो इतना घातक होगा कि ज़ेलेंस्की के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। इजरायल ने सिडनी आतंकी हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। इजरायल ने 7 देशों को चुना है जहां उसके ऑपरेशन लॉन्च किए जा सकते हैं। शुरुआत लेबनान से की गई है और अब सीरिया में नए हमले किए जाने का प्लान है। इजरायल ने दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का नंबर 2 कमांडर निशाने पर है। वहीं सीरिया में आईसिस के हजारों आतंकी एक्टिव है। इजरायल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया में ऐसा हमला होगा जिसका अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता। ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? अक्टूबर आतंकी हमला, इजराइल ने 7 युद्ध से लिया बदला। सिडनी आतंकी हमला, इजराइल 7 देश जलाकर लेगा बदला। भयानक शुरुआत हो चुकी है। विस्फोटक अंदाज में इजराइल ने दुश्मनों का सफाया शुरू कर दिया है। इजराइल बोंडी बीच में हुए बर्बर हमले का चुन चुन कर बदला लेने लगा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गजा में फिर से बहुमंजिला इमारतों को बम से उड़ाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने जैया और तुफा इलाके में कई ऊंची इमारतों को हमास लड़ाकों का अड्डा बताकर बमबारी कर तबाह कर डाला है। इससे पहले इजराइल ने गजा में हमास के सेकेंड इन कमांड को मौत के घाट उतारा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए कमांडर का नाम रायद साद है, जिसकी मौत की पुष्टि खुद हमास चीफ खलील अल हया ने कर दी है। खलील अल हया ने धमकी दी है कि रायद साद की मौत ने युद्ध समझौते को बेमानी कर दिया है। ظل هذه الظروف واستمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق وإعاقة المساعدات ومواصلة التدمير والقتل والاغتيالات، والتي كان آخرها بالأمس باستهداف القائد المجاهد رائد سعد وإخوانه. وأمام هذا السلوك الصهيوني الذي يهدد بقاء الاتفاق صامدا، हमास के दूसरे सबसे बड़े कमांडर का सफाया इजराइल ने खौफनाक स्टाइल में किया है। गजा सिटी में दौड़ती गाड़ी में मौजूद रायद साद पर ड्रोन से बम बरसाया गया। बम धमाके से रायद साद की गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। बम विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ी में मौजूद सभी हमास लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए। उधर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से
इजराइल के भयानक हमले पर जब सवाल किए गए तो उन्होंने नेतन्याहू से अपने अच्छे संबंध का हवाला दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान को सबक सिखाकर उन्होंने खाड़ी देशों में परमानेंट शांति कायम कर दी है। No, Israel and I have gotten along very well. My relationship with Bibi Netanyahu has been obviously a very good one. Look, we took out Iran. We wiped out with that plane right there. We wiped out the B-2 bomber. We wiped out the Iran nuclear threat, and because of that, we were able to make peace in the Middle East. No, we've had a very good relationship with Israel. We actually have a very good relationship with just about everybody in the Middle East. इजराइल ने रात 7 के सफाई का ऐलान 14 दिसंबर को उसी दिन किया जिस दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक रात 7 हमास की अल कासिम ब्रिगेड का टॉप कमांडर था। रात 7 हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का चीफ था। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों की साजिश बनाने वालों में रात 7 शामिल था। अल कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर को इजराइल लंबे वक्त से रडार पर रखे हुए था। गजा सिटी में जैसे ही उसकी रियल टाइम लोकेशन की पुष्टि हुई, उसे ड्रोन की मौत दे दी गई। इजराइल ने रात 7 का सफाया 2 इजरायली सैनिकों का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन नेतन्याहू को अंदाजा नहीं था कि हमास कमांडर के सफाई की खुशखबरी के फौरन बाद उन्हें सिडनी से सदमा देने वाले टेरर अटैक की खबर मिलेगी। मगर अब इजराइल ने अपने सभी दुश्मनों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। नेतन्याहू ने 7 देशों में बारी बारी इंतकाम लेने के सिग्नल दे दिए हैं। इजराइल ने इस्लामिक स्टेट आतंकियों के जितने भी गढ़ हैं उन्हें बर्बाद करने की धमकी दे डाली है। जिन देशों में अब भी अबू बकर अल बगदादी के बारूदी लड़ाके एक्टिव हैं, उन्हें नक्शे पर देख लीजिए। इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया में आईएसआईएस आतंकियों के अड्डे हैं। इजराइल के दुश्मन देश लेबनान में आईएसआईएस खुरासान लड़ाकों के ठिकाने हैं। इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान में भी आईएसआईएस आतंकियों के नाम बदलकर होने की पुष्टि हो चुकी है। यमन में इस्लामिक स्टेट आतंकियों ने अल कायदा के साथ मिलकर टेरर लैंड बना रखा है। इजराइल विरोधी इराक आईएसआईएस आतंकियों का अब भी गढ़ कहा जाता है। लीबिया भी इजराइल के दुश्मन आईएसआईएस आतंकियों की पनाह गाह बना हुआ है। इसके बाद आईएसआईएस आतंकियों के नए कुख्यात अड्डे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सिडनी आतंकी हमले का आईएसआईएस कनेक्शन साफ हो चुका है, जिसके बाद नेतन्याहू का खून खौल रहा है। אנחנו עומדים היום במערכה מול אנטישמיות עולמית, והדרך היחידה להילחם בה זה להוקיע אותה ולהילחם בה. אין דרך אחרת. זה מה שאנחנו עושים במדינת ישראל. पीएम नेतन्याहू के साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसआईएस पर बड़े एक्शन का मूड बना लिया है, क्योंकि आईएसआईएस आतंकियों ने ही सीरिया के पल्मायरा में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया है। टेरर ग्रुप ने 14 दिसंबर को खूनी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक की जान ले ली है, जिससे अब अमेरिका और इजराइल दोनों को दुश्मनों के सफाई का लाइसेंस मिल चुका है। ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि सीरिया में जो नुकसान होने वाला है उसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। I can tell you in Syria there will be a lot of damage done to the people that did it. They got the person, the individual person, but there'll be big damage done. सीरिया में ट्रंप के टारगेट पर आईएसआईएस के अड्डे हैं, टेरर ग्रुप का साथ देने वाले भी हैं, लेकिन अल शरा उर्फ कमांडर जुलानी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ ले लिया है। हालांकि इजराइल अल शरा पर भरोसा करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अहमद अल शरा के आका तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन कहे जाते हैं। एर्दोआन ने इजराइल को अपना सबसे कट्टर दुश्मन बना रखा है। इसकी वजह इजराइल का सीरिया में बफर जोन बनाकर बड़े हिस्से पर कब्जा है। वहीं अमेरिका के भी 1000 सैनिक सीरिया में तैनात हैं। दिसंबर 2025 तक अमेरिका के लगभग 1000 सैनिक पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीरिया में तैनात हैं। अमेरिकी सेना कुर्द लड़ाकों की सीरियल डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिलकर युद्ध लड़ती रही है।
लेकिन बशर के तख्ता पलट के बाद अहमद अल शरा की सेना के साथ अमेरिका ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया है। नवंबर 2025 में अहमद अल शरा ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था, जिसके बाद अमेरिका ने सीरिया में दूतावास खोलने की अनुमति दी और 2019 में लगाए गए सारे प्रतिबंधों को हटा लिया। जाहिर है ट्रंप के लिए अब कमांडर जुलानी उर्फ अहमद अल शरा जिगरी दोस्त है, लेकिन नेतन्याहू और जुलानी का सिर्फ नाम बदला है, उनकी दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। सिडनी टेरर अटैक के बाद सीरिया पर इजराइल के हमले का सायरन बज गया है। सीरिया ही नहीं, जहां भी आईएसआईएस का टेरर नेटवर्क फल फूल रहा है, वहां इजराइल बारूद बरसा सकता है। उत्तर पूर्वी सीरिया में 8000 से ज्यादा आईएसआईएस लड़ाके होने का अनुमान लगाया जाता है। इराक में 9000 से ज्यादा आईएसआईएस लड़ाकों के एक्टिव होने की रिपोर्ट अमेरिका ने जारी कर रखी है। एक अनुमान के मुताबिक खाड़ी देशों में आईएसआईएस के पास 5000 से 7000 लड़ाके अब भी सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, बम बारूद बांधकर मौत बांटने की सनक के साथ दुनिया के कई देशों में आईएसआईएस का नेटवर्क साइलेंट मोड में एक्टिव है। आईएसआईएस और अलकायदा आतंकियों ने गठजोड़ कर अपने लड़ाकों का विश्वव्यापी स्लीपर सेल बना रखा है। सिडनी आतंकी हमले को अंजाम देने वाले साजिद और नवीद अकरम ऐसे ही स्लीपर सेल के सदस्य बताए जा रहे हैं। इजराइल ने अपने दुश्मनों को पहचान लिया है। इजराइल को अपने दुश्मनों के पते ठिकाने अच्छी तरह मालूम है। इजराइल दुश्मन से कैसे बदला लेता है, इसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इस बार इजराइल किसी लड़ाका ग्रुप की जगह उन देशों को दहलाने के मूड में है जिन्होंने आतंक को पनाह दे रखी है। इसीलिए इजराइल के साथ दुश्मन देश अलर्ट है, क्योंकि इस बार इजराइल जब मारना शुरू करेगा तो रहम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वजह है सिडनी आतंकियों के पास से मिले आईएसआईएस के काले झंडे। वजह है सिडनी के शैतानों के दिमाग में भरा इजराइल के लिए जहर। इसीलिए नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने आतंक पर डबल प्रहार का ऐलान किया है।